आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला मामले में हुई सुनवाई। महानिरीक्षक की ओर से जेल से कोर्ट में पेश की गई एसओपी। 19 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। किसान आंदोलन और बिहार सरकार का फरमान जारी। प्रदर्शन करने वाले सरकारी नौकरियों से रहेंगे वंचित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने ट्वीट कर कसा तंज। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एलजेपी और आरजेडी के खिलाफ बोला हमला। कहा छिपाकर गठबंधन करने की नहीं जरूरत, खुलकर साथ आ जाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और हम प्रवक्ता दानिश रिजवान के आरोप पर आरजेडी का तंज। मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी पर कसा तंज। होली नजदीक आ रही है, जीतन राम मांझी का डोल रहा मन। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि हेमंत सरकार में मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद से मधुपुर सीट खाली है। हफीजुल हसन झारखंड की किसी सीट से विधायक नहीं है। उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। इन्हें आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद से खाली हुई मधुपुर सीट से इनके पुत्र हफीजुल हसन चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी का कुछ महीने पहले निधन हो गया था। हाजी देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे। इनके असामयिक निधन से मधुपुर सीट खाली हो गई। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में हफीजुल को मंत्री बनाए जाने के बाद भी एक सीट खाली रहेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, महिला एवं बाल विकास मंत्री जोभा मांझी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इस मौके पर मौजूद रहे। हफीजुल के मंत्री बनने के बाद वो 12वां मंत्री का पद अब खाली रहेगा। सूत्रों के मुताबिक हफीजुल हसन के उन्हें जो मिलना है वो भू राजस्व और निबंधन के साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उन्हें मिलना है। बात की है हमारे संवाददाता ने। कर सकता है नहीं, वो तो देखिए जनता मेरे साथ है। आज सब दुखी है, हाजी साहब के चले जाने से सब दुखी है और मुझे आशा है कि जनता फिर हमको आशीर्वाद देगी। महागठबंधन में इस चीज की चर्चा थी, चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस कहें या फिर राजद कहें, दोनों ही दावेदारी करी। नहीं, कोई दावेदारी नहीं करी, गलत बात है। कोई दावेदारी नहीं की थी। ये जेएमएम का सीट है। कांग्रेस का जो बड़े नेता, सीनियर नेता, वो भी बोल रहे थे कि ये जेएमएम का सीट है और जेएमएम का ही रहेगा। क्या कहना चाहेंगे राज्य के जनता के लिए अभी मंत्रालय क्या मिलेगा कि पता नहीं है। मिलने के बाद जो मंत्रालय मिलेगा मैं उसको बहुत अच्छी तरह से चलाऊंगा और सबको साथ में लेकर के चलूंगा। ठीक है, सबका साथ सबका। हफीजुल हसन जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, वो मीडिया से मुखातिब हुए। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने भी उनसे सवाल पूछे और इस बीच और क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे चीज को लेकर और कौन सा मंत्री पद उन्हें मिल सकता है, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं अपने वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा के पास। नवीन, हफीजुल हसन ने मंत्री पद की शपथ तो ले ली है, कौन सा मंत्रालय उन्हें मिल सकता है, क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? देखिए, हफीजुल हसन ने आज निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल में जो है आज शपथ ग्रहण किया और 11वें मंत्री के रूप में झारखंड सरकार में वो शामिल हो गई। तो निश्चित तौर पर देखिए इस मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया, क्योंकि इसके पहले कोई खबर नहीं थी। और जहां अगर आप अंदर खाने की बात करें तो लगातार इन बातों का जिक्र हो रहा था कि
जो है महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और राजद जो है लगातार ये दबाव बनाने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि इससे इनकार जरूर किया जा रहा है इन सब चीजों से, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश हो रही थी। चाहे आपने देखा होगा राजद का जिस तरीके से बयान आया कि मधुपुर उपचुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस भी इस चीज का लगातार बात करती रही है। और हमेशा आपने सुना होगा कि जेएमएम के पास जो है अल्पसंख्यक का कोई चेहरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बड़ा दाव जरूर खेला है उपचुनाव के पहले। निश्चित तौर पे जब चुनाव होगा तो अब कोई एक आम आदमी नहीं बल्कि एक मंत्री वहां से चुनाव लड़ेगा, तो एक मानसिक जो है प्रभाव जो है जरूर क्षेत्र में पड़ सकता है। तो एक कह सकते हैं एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जरूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये फैसला रहा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का फैसला है, एक परिपक्व राजनेता आप कह सकते हैं उनको, जिस तरीके का फैसला उनका रहा। हालांकि मैं बताऊं तो इस मंत्रिमंडल की जहां तक विस्तार की बात की जाए तो बहुत सारे आला नेता रहे गठबंधन के, जिनको जानकारी नहीं थी कि हफीजुल को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। हालांकि कई लोग जब कह जरूर रहे थे कि सारी चीजें स्पष्ट और महागठबंधन के सारे लीडरों रखकर ये फैसला लिया गया था, लेकिन इस चीज का कुछ जिक्र नहीं था और अचानक से सारी चीजें हैं वो सामने आई। रात में इस फैसले पर मुहर लगी। हालांकि तय तो हो गया था पहले से ही, और उसके बाद आज जो है तुरंत उनको बुला करके जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि महागठबंधन के अंदर जो है राजद ने एक बड़ा दाव भी खेला है। और आने वाला जो उपचुनाव होगा वो उपचुनाव कई मायनों में रोचक जरूर हो जाएगा, क्योंकि जहां तक वहां से अगर बात करें तो राज परिवार की भी स्थिति जो है बहुत अच्छी बताई जाती है। इधर मधुपुर उपचुनाव को लेकर के जो है एनडीए में भी जो है आजसू लगातार बीजेपी के ऊपर जो है कह सकते हैं कि एक प्रेशर क्रिएट जरूर कर रही है मधुपुर उपचुनाव को लेकर के। दूसरी तरफ महागठबंधन में भले ही जो है हुसैन साहब रहे, लेकिन उनके पीछे पूरा जो काम करने वाला जो एक विंग आप कह सकते हैं, उनके बेटे हमेशा सक्रिय रहे और साय की तरह जो उनके साथ चलते रहे। तो पूरा जो चुनावी बैकग्राउंड है उनका, पूरा सियासी बैकग्राउंड जो है वो हफीजुल जो है मैनेज करते रहे हैं। तो बहुत नया चेहरा उस क्षेत्र के लिए नहीं होंगे। और जहां तक जेएमएम की बात करें तो निश्चित तौर पे जेएमएम ने अच्छा दाव खेला है। चीजें स्पष्ट हो गई है कि महागठबंधन में अब जो अगला उम्मीदवार होगा चुनाव को लेकर के वो जेएमएम का होगा। किसी तरह की चीजें अब नहीं रही, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जब अगेन इसमें कौन जो है एनडीए की तरफ से कौन आता है, क्या आजसू को वहां से दावेदारी मिलती है या फिर बीजेपी तो कोई प्रत्याशी मैदान में आते हैं। लेकिन जहां तक हफीजुल की बात करें तो उनका बैकग्राउंड जो है बहुत सक्रिय बैकग्राउंड रहा है। वहां पर उनके पिताजी का जो सपोर्ट और एक बैकग्राउंड जनता के बीच जो उनकी एक पहचान रही है उसका भी लाभ इनको मिलेगा। तो निश्चित तौर पे ये बैकग्राउंड है। और जहां तक वहां पर अगर आप अल्पसंख्यक दृष्टिकोण से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उस सीट पर जो है उनकी भी बहुलता है। पार्टी चूंकि सरकार में है तो इसका भी एक मोटिवेशनल लाभ मिलता है, आत्मबल जो है वो मजबूत रहता है। तो तमाम तरह की चीजें रोचक काफी कुछ होगा इस चुनाव में। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कारा महानिरीक्षक की ओर से जेल से बाहर इलाज कराने वाले कैदियों के लिए बनाए गए एसओपी की जानकारी अदालत में पेश की गई है, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि एसओपी को प्रोविजनल मंजूरी गृह विभाग के द्वारा दी गई है। इसके अलावा अदालत ने रिम्स से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट इस बार भी नहीं दिए जाने के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए रिम्स निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 19 फरवरी को निर्धारित की है। हमारा तो कोई ज्यादा रोल नहीं था। रिम्स अथॉरिटी से रिपोर्ट मंगवाया गया था और अपना जेल आईजी प्रिजन से भी रिपोर्ट मंगवाया गया था। तो वो रिपोर्ट वगैरह सबमिट हुआ। रिम्स ने अपना रिपोर्ट नहीं दिया है, तो यही रिपोर्ट वगैरह सबमिट हुआ और कोर्ट ने रिपोर्ट देखा। रिम्स अथॉरिटी को फिर से कहा अपना रिपोर्ट जमा करने को, तो नेक्स्ट डेट 19 तारीख के लिए कर दिया गया है। 19 फरवरी जेल मैनुअल मामले में उल्लंघन को अच्छा, हाँ वही मैटर आज लगा हुआ था
एंड उस पर एक SOP बनी है, जो SOP अभी जेल मैनुअल में हम लोग सुधार करेंगे, अमेंड करेंगे एंड उसके बाद उसको लाएंगे। यानी लालू की रिहाई का अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तारीख पे तारीख टल रही है और लालू की रिहाई को अभी वक्त और लगता नजर आ रहा है। वक्त ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं बड़ी खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। किसान आंदोलन और बिहार सरकार के नए फरमान को लेकर, जिसमें कहा गया है कि किसी तरह का प्रदर्शन करने वालों को अब सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाएगा, इस खबर को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी जगह दी है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि गांधीवाद की दिखावटी बात करने वाले जेपी आंदोलन से निकले कथित नेता की तानाशाही के चर्चे और पर्चे अब विदेशों में छप रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखने से जेल, धरना प्रदर्शन करने पर नौकरी से वंचित करने के तुगलकी फरमान सुनाए जा रहे हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार को एनडीए सरकार अपमानित कर रही है। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एलजेपी और आरजेडी के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने दोनों पार्टी प्रमुखों को नसीहत दी है कि छिपाकर गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, खुलकर साथ आ जाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने और लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स का एक अखबार का कटिंग ट्वीट किया है। ये दोनों नेता जनता के बीच में आकर कहते हैं कि हम लोगों में कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन आंतरिक तौर पर दोनों में कड़ा अलायंस है। मैं लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करता हूं कि अब आपको छुपाकर गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। आप जनता के बीच में आकर कह दीजिए कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है। क्यों चोरी छुपे बिहार सरकार और केंद्र सरकार को आप लोग टारगेट कर रहे हैं? वहीं हम प्रवक्ता दानिश रिजवान के आरोप के बाद आरजेडी ने जीतन राम मांझी पर तंज कसा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है, जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है। जैसे जैसे होली नजदीक आ रहा है, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का मन डोल रहा है। आजकल बहुत ज्यादा ट्विटर पर सक्रिय है और उन्होंने मांग भी किया है एक मंत्री पद चाहिए, एमएलसी चाहिए। हम तो कह रहे हैं उनको डिप्टी सीएम मिलना चाहिए कायदे से। आदरणीय मांझी जी का शरीर भले एनडीए में है, दिल महागठबंधन में है। आने वाले समय में ये पता चल जाएगा, होली तक इंतजार कीजिए। वहीं आपको बता दें कि मृत्युंजय तिवारी ने अब हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान के बयान पर पलटवार किया है और अमूमन अपने ही अलग अंदाज में मृत्युंजय तिवारी जाने भी जाते हैं बयानों को लेकर। इस बार उनका बयान एक बार फिर से कुछ अलग ही नजर आया, जहां पर उन्होंने साफ कह दिया कि होली आ रही है, जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बोकारो जिले के लिए मुख्यमंत्री पशुधन पालन विकास योजना अंतर्गत प्रक्षेत्र की योजनाओं से संबंधित बैठक की है, जहां उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बकरा विकास योजना, शुकर विकास योजना के साथ कई योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में जिला योजना पदाधिकारी देवेश गौतम, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मनी, गव्य तकनीकी पदाधिकारी सुरेंद्र कतायर,
जेएसएलपीएस के जिला परियोजना पदाधिकारी अनीता केरकेटा सहित कई लोग उपस्थित रहे। घोसवरी बीडीओ कामिनी देवी पर हुए जानलेवा हमले की घटना पर पटना जिला प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस मामले को लेकर घोसवरी का दौरा किया और घायल बीडीओ का हालचाल जाना। इस दौरान डीएम ने घोसवरी प्रखंड कार्यालय में पैक्स चुनाव को लेकर हुए विवाद की समीक्षा भी की है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दिया है। इसके पहले पटना डीएम के घोसवरी आगमन को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। वहीं डीएम ने तकरीबन 1 घंटे तक पूरे मामले की गहन समीक्षा कर 2 पैक्स अध्यक्ष पद उम्मीदवारों के नामांकन पत्र को रद्द करने के प्रकरण को सही बताया। सदस्य होना जरूरी होता है कैंडिडेट के लिए, तो वो नहीं थी, तो उसी को लेकर के विवाद हुआ था। और उसमें फिर शाम को जब वीडियो घर जाने लगी तो उस समय गाड़ी में बैठने गई तो उस समय बता रहे हैं कि 5 लोग थे जिन्होंने कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया, धक्का देके गिरा दिया, मारपीट किया और वो जख्मी भी हो गई। अभी हॉस्पिटल में पीएचसी में इलाजरत हैं, अभी उनसे हम भेंट भी किए हैं। पता है कि गलत है तो वरीय पदाधिकारियों को बताना चाहिए था, अनुमंडल पदाधिकारी हैं यहाँ उनको बताना चाहिए था या हमको बताना चाहिए था। फोन से ही हम एसडीओ को भेजते या किसी वरीय पदाधिकारी को भेजते, उस ग्रीवांस का शिकायत का निवारण होता। महिला पदाधिकारी पर प्रहार करना, मारपीट करना, उसको घायल कर देना, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और अस्वीकार्य है। इसको किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसमें हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। पटना डीएम के खड़े तेवर और सख्त निर्देश के बाद घोसवरी पुलिस ने बीडीओ प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कुर्मीचक सरपंच मनोज कुमार और राकेश पासवान को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। नामजद तीनों अन्य आरोपी बम यादव, अखिलेश यादव और चंदन यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बता दें कि गुरुवार को घोसवरी बीडीओ कामिनी कुमारी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें बीडीओ गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इसी मामले में सरपंच मनोज कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। वहीं घोसवरी पुलिस की अगर बात की जाए तो उसने पूरे मामले की गहन तफ्तीश शुरू कर दी है। बेगूसराय पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 लूट मामले में और गोलीबारी सहित अलग अलग मामलों के 11 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस ने अपराधियों के पास से 5 देसी कट्टा, 7 कारतूस, 6 मोबाइल, 33,000 नगद, लूटी गई 1 बाइक और घटना में इस्तेमाल 1 बाइक को भी बरामद किया है। गौरतलब है कि जिले में इन दिनों अपराधियों का मनोबल चरम पर है और अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। वहीं इस मामले में बेगूसराय के एसपी ने बताया कि विभिन्न मामलों में इनकी गिरफ्तारी हुई है। कर्मी थे, उनसे कुछ रुपए लूटने के और रोड से कुछ मोटरसाइकिल लूटने के कांड प्रतिवेदित हुए थे, जिनके अनुसंधान के लिए, उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक टीम एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये टीम सूचना संकलन लगातार कर रही थी, तकनीकी भी और मैनुअल भी। इसी क्रम में कल 3 तारीख को सूचना मिली शाम में कि कुछ अपराधी एफसीआई थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं हथियार के साथ, और इसका सत्यापन करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए जो टीम गठित की गई थी वो तत्काल वहां पर रश की और इस टीम ने वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के गुमला जिले में अपराधियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अपराधियों के द्वारा लगातार हत्या जैसी वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस नाकाम साबित होती है। वहीं एक और घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के करमडोली डैम की है, जहां करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित खाली पड़े खेत में एक 25 साल के अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस हत्या से जुड़ी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। इधर ग्रामीणों ने बताया कि यहां तिर्रा बाजार लगता है, जहां जुआ, शराब और अन्य कई तरह के गलत काम भी किए जाते हैं। बाजार में आसपास के पंचायत और गांव के लोग भी आते हैं। वहीं ग्रामीण ने लगने वाला साप्ताहिक बाजार को बंद करने की गुहार लगाई है, जिससे आपराधिक घटना पर लगाम लगाया जा सके। 25-30 साल का है, इससे ऐसा कुछ तो नहीं पसंद दृष्टिया लगता है कि लोग खा पी रहा होगा,
आपस में विवाद में इसकी हत्या की गई है। पहचान तो नहीं हो पाई है, गांव के बहुत आदमी देख भी गए हैं। हो सकता है कि उनका दर्द की पहचान भी उजागर हो जाए। ये काटने उठने की बात नहीं है, वो हो सकता है कि डंडा से लगता है पीछे से मारा है, हो सकता है बलता भी खींच दिया हो जी, हत्या तो हत्या है जी। अभी इसमें दोषी होगा और कार्रवाई की जाएगी उस पर। गुमला जिले की कानून व्यवस्था बहुत जर्जर हो गई है। जब जब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आती है तब तक गुमला जिले के कानून व्यवस्था भगवान के भरोसे हो जाती है। बढ़ता अपराध, बढ़ती उग्रवाद की घटनाओं से लोगों में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। गुमला शहर से ही सटे एक डैम में, करमटोली से सटे डैम में एक अज्ञात लाश मिली है जिसका अभी तक पता नहीं चला है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उससे सटे ही तिर्रा गांव में जो बाजार लगती है सरकारी बाजार, उसमें हपट डब्बा का खेल किया जाता है जो संकेत जाता है कि यह प्रशासन की ही मिलीभगत से होती है और वहां की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। मधुबनी के लदनिया थाना क्षेत्र के ठाढ़ी गांव स्थित राजीव राय के घर से सोमवार की देर शाम सोई हुई अवस्था में लापता हुई 1.5 साल की बच्ची आशिका कुमारी का शव बरामद हुआ है। घर से दूर स्थित जलकुंभी से भरी मृत प्राया तालाब से पुलिस ने शव को बरामद किया है। लापता बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां सिया देवी ने की है। बच्ची के शव के निशानदेही पर पुलिस ने उसे तालाब से बरामद किया है। बताते चलें कि बीते सोमवार की देर शाम बच्ची की चोरी होने की खबर गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैली। लोगों ने बच्ची की चोरी होने की आशंका से रात भर पुलिस के साथ ग्रामीणों ने आसपास छानबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस को बच्ची की मां पर शक हुआ और पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में बच्ची की मां खुद को आरोपित बताते हुए कहा कि उसने ही अपनी बच्ची को अपने घर के पास जलकुंभी से भरा मृत प्राय तालाब में फेंक दिया। करवाने के लिए गए, मैंने भ्रूण परीक्षण उसको कहिए, लड़का है लिंग परीक्षण, जो लड़का है या लड़की है जो है, तो उसमें शायद हमको लगता है जो बरगला के इसको बोला गया है उस महिला को जो फिर आपको लड़की ही है। यह बात का गांव में जैसे ही चला तो हमारा मानसिक एक बनाव है, वातावरण जिसको कहते हैं या परंपरा उसको कहिए, तो उस लेकर के इस औरत को इतना मानसिक और शारीरिक दोनों टॉर्चर हुआ। ताना जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं छिटाकसी करते हैं उसको, तो ताना कसी छिटाकसी इतना हुआ जो अब मानसिक संतुलन अपहरण हो गया है। तो उसके तहत हमने तुरंत कार्रवाई की और थाना अध्यक्ष और जो संबंधित अधिकारी हैं लदनिया थाना के, उनको काम पे लगाया और मैं खुद भी उस गांव पहुंच गया। उस गांव में पहुंच के हमने जो परिजन थे उनसे पूछताछ चालू की और एक बार जो सीन ऑफ क्राइम जो है उसको सही ढंग से अवलोकन करने की कोशिश की। उसके पश्चात मुझे ये समझ में आया कि किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं लगा इसमें जो अपहरण करके ले जाएगा। घर से ही कुछ ऐसे सबूत आ रहे थे जो लग रहा था कि घर के ही कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद हमने पूछताछ जारी रखी और थाना अध्यक्ष और एएसआई आरके सिंह इन लोगों ने जब इनकी मां से पूछताछ की तो इनकी मां ने स्वतः यह स्वीकार कर लिया, उसी स्थल पर अपने घर में स्वीकार कर लिया कि इन्होंने अपने बच्ची को खुद पीछे एक आपको तालाब है वहां पे इन्होंने अपनी बच्ची को फेंक दिया था। सहरसा मुख्यालय के मत्स्य गंधा परिसर स्थित संत बाबा कारू खिरहिरी कोशी प्रमंडल संग्रहालय और रक्त काली मंदिर की सुरक्षा को लेकर मत्स्य गंधा परिसर में पुलिस चौकी बनाई गई है, जहां होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। लेकिन पुलिस चौकी की स्थिति काफी जर्जर बनी हुई है, जिससे यहां सुरक्षा में लगे जवान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहां सुरक्षा में लगे गार्ड सुभाष सिंह, होमगार्ड राजकिशोर साहा, मनोहर यादव ने बताया कि यहां हम लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। टूटा फूटा भवन रहने से हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हम लोग का ये पुलिस चौकी 10 नस है, कब गिर जाएगा क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है इसका, और इस पर हम क्या बार भी रिपोर्ट भी किए हैं, इसका कोई सुनवाई नहीं है। अपना सब अपना काम कर रहे हैं लेकिन पुलिस चौकी पर कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग भर रात डर के रहते हैं, सुबह में हल्का फल्का सोते हैं तो भी उस पर डर के सोते हैं। घर में जो सोते हैं चौकी में डर के सोते हैं, डर के क्यों सोते हैं? डर के
दीवार टूटा हुआ है, कहीं गिर गया तो वही तर में हम लोग रह जाएंगे। 10 वक्त तो ही है और उसमें मर जाएंगे हम। कहाँ हम लोग डर के मारे बाहर सोते हैं, घर में नहीं सोते हैं, इसलिए कि घर कब गिर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या हुआ है जो घर गिरने वाला है, कब गिर जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। किस चीज के? और बड़ी खबर आ रही है राजधानी रांची से, जहां आजसू पार्टी मुख्यालय में इस वक्त आजसू की बैठक चल रही है। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और संयोजक के साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की यह बैठक हो रही है। आजसू पार्टी मुख्यालय में आजसू की अहम बैठक चल रही है। सदस्यता अभियान का लक्ष्य, संगठन विस्तार पर चर्चा हो रही है। ये बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। आजसू पार्टी मुख्यालय में आजसू की बैठक शुरू हो गई है और इसमें शामिल होने के लिए सुदेश महतो पहुंच चुके हैं। पार्टी का विस्तार कैसे हो, संगठन में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को कैसे जोड़ा जाए, अगला लक्ष्य क्या हो, इस दिशा में इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।